हेलो। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऑफ सुपर कंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइसनर इफेक्ट के बारे में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बता रखा है कि जो माइसनर इफेक्ट वो क्या कहता है कि किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होता है। मान लो हम किसी भी एक मटेरियल का टेम्परेचर Ts लेस देन Tc कर देते हैं तो ये एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। जब ये सुपर कंडक्टर बन जाता है तो ये क्या करता है कि ये परफेक्ट डाई मैग्नेटिक होता है, मतलब इसके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू -1 होती है। तो हम जैसे ही ये सुपर कंडक्टर मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस को रिपेल करेगा, मतलब अपने अंदर से बाहर की ओर पुश करेगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ए सुपर कंडक्टर मटेरियल कूल डाउन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पुश्ड आउट फ्रॉम द मटेरियल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड माइसनर इफेक्ट। जैसे अब हम देखते हैं इसमें होता है कि जैसे हमने पहले ही किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है और अब हम इसके टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस उससे बाहर होती जाएंगी। और एक हम देखते हैं कि पहले ही हम टेम्परेचर को कम कर लेते हैं और सुपर कंडक्टर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तब भी क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल करता है। तो दिस इन सिंपल वर्ड्स द रिपेलिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस फ्रॉम द मटेरियल इज कॉल्ड माइसनर इफेक्ट। द माइसनर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन हिस्ट्री ऑफ मटेरियल, मतलब जो माइसनर इफेक्ट है वो उस मटेरियल की हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो कि पहले हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसके बाद टेम्परेचर कम करो, चाहे पहले उसका टेम्परेचर कम करो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में रखो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस को रिपेल ही करेगा। तो रिपेल ही करेगा, वही हमने लिख रखा, केस फर्स्ट बी अप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड एंड देन cool down below critical temperature. In second case is if first we cool down below critical temperature and then applied magnetic field. In both cases the superconductor material repels the magnetic field lines and shows Meissner effect. तो ये क्या करेगा, माइसनर इफेक्ट शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स को रिपेल करके। तो अब हम देखते हैं इसको प्रूफ थ्योरेटिकली किस तरह कर सकते हैं। ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, तो थ्योरेटिकली हमने प्रूफ करेंगे तो हम करेंगे जैसे मान लो बी इन साइड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट H प्लस M, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं बी इन साइड इक्वल टू, यहाँ से अपन म्यू नॉट H को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा H प्लस M अपॉन H। यहाँ पर जो है ये है मैग्नेटाइजेशन, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। अब ये जब म्यू नॉट H को कॉमन ले लिए ये आ गया यहाँ पे 1 प्लस M अपॉन H। अब अपन को पता है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती है, M अपॉन H, और इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे सुपर कंडक्टर के लिए -1, ये होती है परफेक्ट सुपर कंडक्टर के लिए। तो यहाँ पे जो बी इन साइड आएगा ये आएगा म्यू नॉट H और ये 1 और M अपॉन H की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1। तो जो बी इन साइड आ गया वो आ गया यहाँ पे 0। इसका मतलब किसी भी परफेक्ट सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होता है, और यही हमको बताता है क्या, माइसनर इफेक्ट। और ये इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखते हैं, एक बार इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एंट्रोपी। तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी होती है वो होती है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो ये लिख सकते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। इसका मतलब ये है कि मान लो किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर है वो अगर परफेक्ट ऑर्डर नहीं है या उसके अंदर डिसऑर्डर है, इसका मतलब कोई भी हमारे पास एक नॉर्मल कंडक्टर है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होते हैं, मतलब ये बिखरे हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके एंट्रोपी ज़्यादा है। एंट्रोपी ज़्यादा है मतलब जैसे ही हम इसको जैसे टेम्परेचर देंगे तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं। और जैसे ही जो सुपर कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर जो होते हैं, तो सुपर कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट परफेक्ट अरेंजमेंट होता है इस तरह से। तो परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसकी एंट्रोपी कम है। अब हम जब एंट्रोपी के और टेम्परेचर के बीच में जब कर्व प्लॉट करते हैं, वो जैसा अगर हम नॉर्मल कंडक्टर के लिए प्लॉट करते हैं तो ये आता है एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, तो ये आता है नॉर्मल कंडक्टर के। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एंट्रोपी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। एंट्रोपी कम हो रही है मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे जो डिसऑर्डर है यहाँ पे वो क्या होंगे, एक परफेक्ट ऑर्डर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेकिन सुपर कंडक्टर के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर हम जब करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है इस तरह से। तो अगर हम नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट के लिए देखेंगे तो ये बननी चाहिए इस तरह स्ट्रेट लाइन, लेकिन एंट्रोपी के लिए ये
होती है एक्सपोनेंशियली डिके बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका इस तरह से हम एंट्रोपी के और टेम्परेचर के बीच में जो है कर्व प्लॉट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। इसका मतलब जहाँ पे जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी, जहाँ जितने कम डिसऑर्डर होगा या परफेक्ट ऑर्डर होगा उतनी ही कम एंट्रोपी होगी उसकी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर लेस देन टीसी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का परफेक्ट ऑर्डर होता है, और इससे हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी भी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। थर्ड हम फैक्ट देखते हैं इसमें, वो होता है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। अब जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये भी किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ये भी करता है यहाँ पे एंट्रोपी पे डिपेंड। ये किस तरह करता है जी, मान लो हमने कोई भी, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट रैंडम है इस तरह से। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब इसको मैंने मान लो एक साइड से यहाँ से गर्म किया या फिर इसको टेम्परेचर दिया तो जो इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर सकता है, कंडक्टर में फ्रीली मूव कर सकता है, और उनका अरेंजमेंट भी क्या होता है, सही नहीं होता। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टेम्परेचर या एनर्जी लेके और इधर जो एंड है इसका, ये भी क्या हो जाएगा, मेटल का गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कंडक्टर को जब हम एक सिरे से गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी इसका जल्दी ही गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिसऑर्डर होता है और वो एनर्जी लेके और इधर उधर इसमें फिर भागते हैं। लेकिन जब हम सुपर कंडक्टर की बात हम यहाँ करते हैं तो जो सुपर कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का परफेक्ट ऑर्डर में जमे होते हैं। तो परफेक्ट ऑर्डर में जब जमे होते हैं और जब मैं इसके एक एंड को गर्म करता हूँ या हीट एनर्जी देता हूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा, एनर्जी लेगा, ये एनर्जी इसको देगा, फिर ये इसको देगा। तो इस तरह से जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो बहुत स्लो होता है। तो जो इसका जो लास्ट वाला एंड है ये क्या है, बहुत देर बाद गर्म होगा। तो बहुत देर बाद गर्म होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है। जैसे इसका भी हम अगर कर्व प्लॉट करें और मान लो थर्मल कंडक्टिविटी को मैंने TS से लिख दिया और ये है टेम्परेचर। अब अगर हम टेम्परेचर नॉर्मल कंडक्टर के लिए देखते हैं तो ये आते हैं स्ट्रेट लाइन इस तरह से। टेम्परेचर कम करने पे क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होती है, बढ़ाने पे क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन बिलो एक क्रिटिकल टेम्परेचर जो सुपर कंडक्टर के लिए ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो एक साथ क्या हो जाती है, यहाँ से डिक्रीज हो जाती है और ये इक्वल टू 0 हो जाती है। तो ये होता है अपना थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में कर्व। तो ये क्या है, इसका थर्ड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करिए एंट्रोपी, जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जितनी कम एंट्रोपी होगी उतनी ही कम यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी होगी। अब इनको मैं यहाँ पे ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन इनके जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हुई है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं जो PDF फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें क्या है, थ्योरी ज़्यादा है और थ्योरी लिखने में क्या है, थोड़ा सा जोर आता है, बार बार में अपन ज़्यादा थ्योरी लिख नहीं सकते, तो आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट जब हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे इसमें आइसोट्रोपिक मास। आइसोट्रोपिक मास, तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया किसी भी आइसोटॉप्स के लिए, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप वो होते हैं जिनके पास प्रोटॉन नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग होता है। मतलब प्रोटॉन नंबर तो होता है सेम, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो होता है वो होता है डिफरेंट। तो ऐसे आइसोटॉप्स के लिए जब हमने क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड की एक्सपेरिमेंटली, तो वो क्या आई, अलग अलग आई। और अलग अलग है उनकी जो डिपेंडेंसी है वो इस तरह आई कि मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और आइसोट्रोपिक स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक मास की, इस तरह से। अब इसके जो हटाएंगे अपन इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो इधर क्या आ जाएगा, कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक मास। अब इसको अपन इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा m स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक मास इंटू TC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक मास और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके बीच का रिलेशन है ये। और ये हमको हमेशा याद रखना है कि जो किसी भी मटेरियल का या किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो उसके आइसोट्रोपिक मास पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी डिपेंडेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एटॉमिक मास के स्क्वायर रूट के। तो ये हमको हमेशा याद रखना है। अब हम जिसमें नेक्स्ट चलते, तो हम आइसोट्रोपिक मास का एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी विद आइसोट्रोपिक मास 199.5, यह है 199.5 इज 4.185 केल्विन। कैलकुलेट द क्रिटिकल टेम्परेचर व्हेन इट्स आइसोट्रोपिक मास चेंजेस टू 203.4। मतलब जब ये आइसोट्रोपिक मास है 199.5, तब तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर हमें फाइंड हुआ ये हुआ 4.185।
अब हमें कैलकुलेट करना है जब इसका आइसोटोपिक मास 203.4 है, तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे TC(m) का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है तो इसका मतलब TC1 m1 का m1 की पावर हाफ इज इक्वल टू TC2 m2 की पावर हाफ कर देंगे। अब हमें पता है जो TC1 हमें दे रखा है वो दे रखा है 4.185 केल्विन, m1 दे रखा है 199.5 और m2 ये दे रखा है 203.4 और TC2 हमें फाइंड करना है। इस तरह से हम जब TC2 फाइंड करेंगे तो इसको TC1 इधर m1 के नीचे अपन m2 लग के इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो TC1 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 4.185, स्क्वायर रूट में आ जाएगी अपने पास m1 की है 199.5 अपॉन ये है 203.4 इसका स्क्वायर रूट। अब जब हमें इनको सॉल्व करेंगे तो जो TC2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 4.146 केल्विन। तो अब हमें ये जो क्वेश्चन है ये आंसर हमने लिख लिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली जो है फैक्ट है। कैसे कि जब हमें ये हमेशा अपन को याद रखना है एक नोट के रूप में, जैसे अपन नोट डाल के लिखते हैं कॉपी में, तो जब मरकरी के लिए जो आता है, मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर के आइसोटोप्स के लिए आता है तब इसका आइसोटोपिक मास 199.5 है, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर आता है एक्सपेरिमेंटली वो आता है 4.185। और जब ये आइसोटोपिक मास 203.4 हो जाता है तो इसका जो आइसोटोपिक मास आता है वो आता है हमारे पास 4.146। तो ये हमेशा अपन को क्या रखना है, याद रखना है ये वाला। तो और अगर हमें इस आइसोटोपिक मास पे कोई और क्वेश्चन आता है तो इसी तरह वो होगा, हमें या तो TC1 पूछेगा या TC2 पूछेगा या m1 पूछेगा या m2 पूछेगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। तो आया समझ में, किसी भी यूनिट मास मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट जो होती है उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास मटेरियल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, ये है। अब जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनकी भी जो हीट कैपेसिटी होती है उसमें थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे उसको हम देखते हैं कि मान लो हमें किसी भी सुपर कंडक्टर के किसी भी नॉर्मल कंडक्टर और स्पेसिफिक हीट के बीच में जब ग्राफ चाहिए, तो अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी वो होती है लो टेम्परेचर पे T के प्रोपोर्शनल। और जो लेटेस्ट हीट कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू डिवाई थ्योरी, हम जब पढ़ेंगे उसमें एलिमेंट्री बैंड थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जो डिवाई थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हीट कैपेसिटी आएगी वो आएगी लेटेस्ट हीट कैपेसिटी, वो प्रोपोर्शनल होती है एट लो टेम्परेचर पे T³ की। हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू T³ एट लो टेम्परेचर। अब ये होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी और ये होता है यहाँ पे लेटेस्ट हीट कैपेसिटी। अब हम जब टोटल हीट कैपेसिटी लिखते हैं CV इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं तो ये लिखते हैं अपन अल्फा T प्लस गामा T³। इस तरह से अपन क्या लिखते हैं, टोटल हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी और लेटेस्ट हीट कैपेसिटी। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी ही क्या करती है, डोमिनेट करती है। जैसे हम बताएंगे क्यों करती है। लो टेम्परेचर की बात करें हम, और जो सुपर कंडक्टर होता है वो भी कहाँ होता है, TS लेस देन TC, मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी लो टेम्परेचर पे होती है। अब हम जब नॉर्मल कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ हीट कैपेसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो जो यहाँ पे ग्राफ आता है या फिर बनाते तो ये आता है स्ट्रेट लाइन, जो कि इस तरह से आना चाहिए। लेकिन जब हम इस कर्व को किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए बनाएंगे तो ये क्या करें, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा पीक आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिके होगा हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर के साथ। तो ये जो यहाँ पे आया है, ये पीक आया है, ये बताता है कि यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी गैप है। सबसे पहले ये जो पीक आया ये आया टेम्परेचर TC या क्रिटिकल टेम्परेचर पर, मतलब बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये पीक जो बता रहा है हमें एक एनर्जी बैंड को बता रहा है। तो ये एनर्जी बैंड उसी तरह है जैसे हमने ऑर्डिनरी जब बैंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है अपन के कंडक्शन बैंड और नीचे वाला होता है अपन के बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको तो हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं अपन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं यही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होते हैं,
रोल प्ले करते हैं कि जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से उसमें करंट फ्लो होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड होते हैं, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप ये होता है EC माइनस EB। और इसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सुपर कंडक्टर है, और या फिर सेमी कंडक्टर है। जैसे अगर यहाँ पे जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब है ये कंडक्टर है। यदि ये एनर्जी गैप की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, इसका मतलब है ये सेमी कंडक्टर है। और अगर ये गैप की वैल्यू 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, तो इसका मतलब है ये इंसुलेटर है। ये अब जैसे ही हम बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं या हीट देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब करके और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है इनकी, ये जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, ये जो बैंड है, तो इनकी वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए कंडक्शन बैंड में, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर n से प्रोपोर्शनलिटी अपन n प्राइम से यहाँ पे डिनोट करें, तो n प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू होता है e⁻ कुछ कांस्टेंट और 1/t की। इस तरह से इसकी क्या आती है, प्रोपोर्शनलिटी आती है। मतलब अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे, t की वैल्यू कम करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, और पूरी वैल्यू बढ़ेगी, माइनस है तो इसका मतलब कम होगी, और कम होगी तो इसका मतलब m प्राइम भी क्या होगा, कम ही आएगा हमारे पास। n प्राइम की मतलब यहाँ पे जो बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होंगे लो टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर देंगे तभी तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तभी तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। लेकिन अब ये देखो आप कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी आती है वो आती है इस तरह से। लेकिन जब हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, यहाँ सुपर कंडक्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप बनता है वो बनता है यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में। तो जब नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में, ये ऊपर होता है इसमें नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट और नीचे होता है इसमें सुपर कंडक्टिंग स्टेट। अब हम देखते हैं जब हम इनको एनर्जी देते हैं तो ये भी क्या करते हैं, यहाँ भी एक एनर्जी गैप आता है, एनर्जी गैप आता है, और ये एनर्जी गैप जो यहाँ पे हीट कैपेसिटी आती है, जो ये हीट कैपेसिटी आती है वो प्रोपोर्शनल होती है e⁻ कांस्टेंट TC/T के। इसका मतलब CB इज इक्वल टू लिख देंगे अपन e⁻ TC/T। इसका मतलब ये जो CB है ये डिपेंड कर रहा है e⁻⁻1/T की, कि भाई कितना टेम्परेचर देके अपन, यह नॉर्मल जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन बोलते हैं सुपर इलेक्ट्रॉन, और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं अपन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। अब जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी लेके बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो यहाँ भी क्या होंगे, कुछ अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी लेके और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और जब T इज ग्रेटर देन TC होगा, तो जो सारे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, सुपर इलेक्ट्रॉन, वो सारे कहाँ चले जाएंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में जाके। और T इज लेस देन TC है, इसका मतलब जब टेम्परेचर कम है तो सभी क्या रहेंगे यहाँ पे, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेंगे, तभी तो हमारे पास कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर होता है। और यहाँ पे जो Eg की वैल्यू होती है, ये जो एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 3.52 kBTC। इसको अपन लिख सकते हैं ऐसा ना। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी आ रही है, ऑर्डिनरी जो बैंड होते हैं उनमें जो डिपेंडेंसी आ रही है वो भी क्या आ रही है, e⁻⁻1/T के। और जो इस पे जब हम स्पेसिफिक हीट के लिए सुपर कंडक्टिविटी के लिए देखते हैं तो भी क्या डिपेंडेंसी आ रही है, यहाँ पे -1/T के ही डिपेंडेंसी आ रही है, e⁻⁻1/T के। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ये पीक आया है कंडक्टर के लिए तो स्ट्रेट लाइन जैसे, लेकिन ये पीक आया तो ये आया इस बैंड की वजह से। और ये जो बैंड होता है, ये बैंड होता है अपन का यहाँ पे इसकी एनर्जी जो होती है वो होती है 3.52 kBTC। और kB होता है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23। और TC का अपन पता ही है ये क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे जो बैंड का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लिया है। लेकिन ये दोनों बैंड जो ये नॉर्मल कंडक्टिंग और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है, या फिर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है, लेकिन हमने एक
फिनोमिना मैच करने के लिए, जो एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट मैच करने के लिए हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि यहाँ पे भी क्या होता है, एक नॉर्मल कंडक्टर में और सुपर कंडक्टर स्टेट में एक बैंड होता है जो कि इसकी एनर्जी क्या होती है 3.52 केवी टीसी। यहाँ पे केवी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो इतनी एनर्जी लेके सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल कंडक्टर में जाते हैं, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में जाते हैं, और यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर है वो एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है टी इज ग्रेटर देन टीसी पे, और टी लेस देन टीसी होगा तो अपन पता है सुपर कंडक्टर होगा। तो ये है इसका हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। तो एक बार और देख लेते हैं हम कि जो हीट कैपेसिटी का हम लिखते हैं, तो हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी वो होती है लो टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल टू टी, और लेटेस्ट हीट कैपेसिटी होती है टी क्यूब की। अब हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही क्यों लिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को ही कंसिडर क्यों किया है। हमने इसलिए किया है क्योंकि मान लो हमारे पास कोई क्रिटिकल टेम्परेचर 0.2 केल्विन है, तो ये आ गया टेम्परेचर, मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर 0.2 केल्विन यहाँ पे। लेकिन अगर हम टी क्यूब करेंगे तो ये 0.2 का हमें अगर क्यूब करेंगे तो ये क्या है 0.008 इस तरह से। तो ये क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, मतलब इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी ही क्या करती है, डोमिनेट करती है। क्योंकि यहाँ पे भी हम बात करते हैं तो किन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई भी लेटिस की बात नहीं कर रहे हैं अपन। और यहाँ भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में भी अपन बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, डोमिनेट करेगी, और इस तरह से इनमें जो एनर्जी गैप आएगा और जिसकी डिपेंडेंसी होगी हीट कैपेसिटी वो होगी e⁻⁻⁻T की, और जो ये एनर्जी गैप होगा इनके बीच में उसकी जो वैल्यू है 3.52 kV TC होगी, और इस तरह से उनका कर्व प्लॉट होगा। और इसके नोट्स मैंने जो है इसी तरह मैंने इनके जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोवेव एंड और इंफ्रारेड रेडिएशन। जब मैंने बताया अपन को पहले बताया था मैंने कि जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट को चेंज करने के लिए हमें या तो क्रिटिकल टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने एक और बताया था एक्सटर्नल रेडिएशन के बारे में, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो मान लो यहाँ पे कोई है एक नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट और नीचे है अपन के पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और मैंने अभी बताया कि जो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो होता है यहाँ पे 3.52 kV TC। अब यहाँ से जो ये सुपर इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इनके ऊपर लाइट इंसिडेंट करूँ तो लाइट की जो फोटोन की जो एनर्जी वो होती है hν, तो hν एनर्जी का फोटोन में अगर यहाँ सुपर इलेक्ट्रॉन्स पे इंसिडेंट करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और इस एनर्जी गैप को पार करके ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में चले जाएंगे और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि मान लो इनके लिए क्या रेंज चाहिए, भाई इतनी एनर्जी होगी तभी तो ये यहाँ पे जा पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कौन से रेंज की जो इनके पास रेडिएशन होनी चाहिए। तो अब मान लो हमारे पास ये है एक अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का जब एग्जांपल लेंगे, मान लो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आता है 1.18 हमारे पास। अब देखो इसके लिए जब हम बैंड गैप निकालेंगे डेल्टा Eg इज इक्वल टू ये आ गया 3.52 इंटू केवी की वैल्यू होती है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू TC की वैल्यू है 1.18। अब कितनी एनर्जी चाहिए, इसके इक्वल। इसका मतलब हमें जो hν फोटोन है उसकी एनर्जी चाहिए डेल्टा Eg के इक्वल, और डेल्टा और न्यू जो रेडिएशन है या रेडिएशन एनर्जी ये होगी अपने पास फ्रिक्वेंसी उसकी डेल्टा Eg अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। अब देखो इसकी जब वैल्यू अपन इनपुट करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 3.52 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 1.18 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और ये जब हम पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अपन के पास 8.61 इंटू 10⁻10। और ये जो रेंज है ये होती है एक माइक्रोवेव की रेंज है। ये माइक्रोवेव, ये जब एल्यूमिनियम के लिए हमने जो निकाला तो हमें इस रेंज की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इस पे इंसिडेंट करनी पड़ेगी, तभी ये क्या जा पाएंगे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में जा पाएंगे। तो ये आया है अपने पास नॉर्मल किसी एल्यूमिनियम के लिए। लेकिन जब हम इसी एक्सपेरिमेंट को किसी नायोबियम के लिए देखते हैं, नायोबियम के लिए या लेड के लिए देखते हैं, पीवी के लिए, तो ये क्या आती है यहाँ पे
एनर्जी ये इसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा मिलती है, और ज़्यादा मिलती है उसकी रेंज क्या होती है, यहाँ पे इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन की क्या होती है, रेंज होनी चाहिए। तो तब ये क्या कर सकता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में यहाँ पे जा सकता है। इसका मतलब है कि हमें किसी भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको या तो हमें माइक्रोवेव रेंज की या फिर इंफ्रारेड रेंज की, इन दोनों की रेडिएशन को इस पे इंसिडेंट करवा के ही ये इलेक्ट्रॉन अपन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह ही हम एक्सटर्नल रेडिएशन से किसी भी सुपर कंडक्टर को एक नॉर्मल कंडक्टर में चेंज कर सकते हैं। और यही है हमारा क्या, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। तो अब हमने यहाँ पे जो है 4-5 अपने पॉइंट देखे हैं, तो सबसे पहले एक बार उनको बता देते हैं हम दोबारा से। तो यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स इसके देखे हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, तो ये कौन कौन से देखे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है माइसनर इफेक्ट, माइसनर इफेक्ट। सेकंड हमने देखा था एंट्रोपी। थर्ड हमने देखा था थर्मल कंडक्टिविटी। फोर्थ हमने देखा है यहाँ पे आइसोटोप इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट। और फिफ्थ हमने देखा है यहाँ पे हीट कैपेसिटी। और सिक्स्थ हमने यहाँ पे देखा है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो सबसे पहले हम माइसनर इफेक्ट का तो हमको पता ही है क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस को रिपेल करती है। दूसरा हमने देखा है कि जो कंडक्टरी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, लेकिन टी लेस देन टी पर एंट्रोपी क्या होती है, कम हो जाती है। और उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ हमें इस तरह से मिलता है, ये इस तरह से इसका मिलता है ग्राफ। यहाँ पे यहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है ये टेम्परेचर और एंट्रोपी के लिए। फिर दूसरी बात थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है, यहाँ पे टी लेस देन टी सी पे कमी हमें मिलती है। और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलता है, यहाँ पे इस तरह। यहाँ ये क्या है अपना थर्मल कंडक्टिविटी, टी सी टेम्परेचर है, ये थर्मल कंडक्टिविटी और ये है अपना टेम्परेचर। फिर अपने पास आइसोटोप इफेक्ट देखते हैं। तो ये जो टी सी होता है जो आइसोटोप इफेक्ट पे इस तरह डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट। और अपना हीट कैपेसिटी है, उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है e⁻⁻b Tc/T की। और इसका जो ग्राफ आता है वो आता है अपने पास Cb और ये T, और इसका जो ग्राफ आता है वो आएगा कुछ इस तरह से आता है ना। और ये है अपना ये पीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक एनर्जी गैप है, और एनर्जी गैप का होता है 3.52 kV/Tc। और ये kV क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेडिएशन की रेंज की इस रेंज की रेडिएशन उस पर इंसिडेंट करवा के ही हम किसी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल कंडक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है आज का हमारा लेक्चर ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।